नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न उठाए थे हिंदी में, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की जो अभी हाल में परीक्षा संपन्न हुई है, उसमें 6 विवादित प्रश्नों को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था, जिस पर आपके सुझाव मांगे थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने न केवल सुझाव दिया बल्कि बहुत सारे नए प्रश्नों को भी उठाया और अपने मत को प्रस्तुत किया। उस पे आप लोगों ने कुछ प्रश्न उठाया है और कुछ हमसे सहयोग एवं सुझाव मांगा है। सभी प्रश्नों का उत्तर मैं कमेंट्स के माध्यम से नहीं दे सकता था। आपका धन्यवाद देते हुए उन सभी प्रश्नों को और उस वीडियो में जितने भी विचार विमर्श हुए उन सबको निचोड़ लेकर के फिर से आपके सामने हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने 6 प्रश्न उठाया था, लेकिन अब कुल प्रश्नों की संख्या हो चुकी है 15, जो आप सब लोगों ने मिलकर उठाया है मेरे प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए। इसी के साथ एक और बात बता दूं कि आज के पेपर में मैंने पढ़ा कि हिंदी के पेपर में लोगों ने अब 25 प्रश्नों पर आपत्तियां उठा दी हैं। सारे प्रश्नों पर तो तर्कयुक्त या युक्त आपत्तियां नहीं होंगी, ये कन्फर्म है, फिर भी बहुतों का मत सुनने लायक होगा, तर्कयुक्त होगा ही होगा। तो सबसे पहले उन 15 प्रश्नों को जो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने उठाया है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ। पहला प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया। देखिए, मैंने प्रमाण दिया था कि ऋट्ठेमचर्यु जो देवेंद्र नाथ जैन जी की पुस्तक है उसकी भूमिका में दिया हुआ है कि राम काव्य लिखने के कारण ये अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं, तो कृष्ण काव्य जिसमें ऋट्ठेमचर्यु है लिखने के कारण इनको व्यास कहा जाता है। लेकिन इस बात पर सहमति काफ़ी लोगों ने किया, पर्याप्त लोगों ने किया, लेकिन कुछ लोगों ने प्रश्न भी उठाया है। एक लोग लिखते हैं कि मोहन अवस्थी की किताब में पुष्पदंत मिलता है अपभ्रंश का वेदव्यास। ठीक है, आयोग क्या मानता है छोड़ देते हैं। यद्यपि जिस पर ज़्यादा मत दिया जाएगा आयोग उस पर गंभीरता से विचार जरूर करेगा। ज़्यादा लोग अपना मत जरूर दें, फिर देखते हैं। एक लोगों ने और इस पे बताया, शंकरा प्रसाद उपाध्याय, भारत प्रकाशन मंदिर अलीगढ़ से पुस्तक निकलती है, उसमें जो है पुष्पदंत इसको स्वयंभू को ही माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, नई समीक्षा के जनक। नई समीक्षा के जनक अधिकांश लोगों ने इलियट को माना है और कुछ लोगों ने रिचर्ड्स को भी माना है। आयोग ने इलियट को माना, मैं भी अपना उत्तर इलियट को ही मानता हूँ, लेकिन रिचर्ड्स पर जब आप साक्ष्य दे रहे हैं, एक लोगों ने लिखा है कि न्यू क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड की पुस्तक है जो 1941 में प्रकाशित हुई थी, यहीं से नई आलोचना की शुरुआत होती है और इसलिए नई समीक्षा के जनक इन्हीं को बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आयोग क्या मानता है। अगला है बघेली का क्षेत्र। देखिए, मैंने बिलासपुर लगाया था, लेकिन गलत है वो। मैं जितना भी ढूंढा, जहाँ से भी ढूंढा, मुझे कहीं भी बिलासपुर नहीं मिला। लेकिन एक लोग प्रमाण देते हैं कि हरदेव बाहरी की पुस्तक में पेज संख्या 73 पर लिखा हुआ है कि बघेली बिलासपुर में बोली जाती है या बघेली का क्षेत्र बिलासपुर है। वही किताब मैं नहीं पा सका, लेकिन मैं जो नेट पे ढूंढा जब इसको, तो उसमें मुझे मिला नहीं, क्योंकि ये लिखा था कि इसका क्षेत्र छत्तीसगढ़ी बोली जाने वाली बिलासपुर तक है। नहीं सिद्ध होता कि बिलासपुर है, मेरा भी गलत है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर प्रश्न आपत्ति उठेगी तो आयोग विचार करेगा। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। देखिए, बैरन द्वीप अंडमान सागर में है। एक लोग कहते हैं कि यह निकोबार द्वीप समूह में है, जो NCERT 11 की पुस्तक में मिलता है। अगर NCERT में मिलता है तो इस पर प्रश्न उठ सकता है, आपका प्रश्न जायज़ है। लेकिन अगर आप मैप उठाएं ऑक्सफोर्ड का, उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि बैरन द्वीप अंडमान सागर का भाग है। आप आपत्ति उठाइए, जो ज़्यादा प्रामाणिक रूप से अपना प्रमाण प्रस्तुत करेगा उस पर, और अंत में तो जो विषय विशेषज्ञ होगा उसकी बात मानी जाएगी। अगला प्रश्न था कि बीसल देव इसमें से कौन शुद्ध प्रेम काव्य है। अधिकांश लोग, हमको लगता है कि 99% लोग बीसल देव पर सहमत हैं।
जहाँ भी मिलेगा बीसल देव मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों ने बीसल देव को रासो काव्य के कारण वीर काव्य भी लिखा है। तो वीर काव्य हो सकता है, लेकिन प्रेम काव्य भी वीर काव्य होने के साथ साथ हो सकता है। लेकिन कीर्तिलता जहाँ भी मिलता है वहाँ पर वह चरित्र काव्य ही मिलता है। तो कीर्तिलता नहीं है तो बीसल देव ही है, इसमें तो विवाद नहीं है हमारे समझ से। बीसल देव इसका उत्तर सही है। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। इस पर इसमें आया है प्रश्न कि बाबरनामा तुझके बाबरी का फारसी अनुवाद है। दरअसल बाबर ने तुझके बाबरी नामक कृति लिखी थी, जो उसकी जीवनी थी, आत्मकथा थी, वह तुर्की भाषा में थी। उसका अनुवाद है बाबरनामा, जो फारसी भाषा में। प्रश्न बिल्कुल इनका तर्कयुक्त है, लेकिन यह प्रश्न नया नहीं है। इतिहास की पुस्तकों में भी यही लिखा हुआ है कि बाबरनामा तुर्की भाषा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। अब बाबरनामा को अगर वो मान लेता है कि तुझके बाबरी और बाबरनामा में अंतर है, तो वह इस पर विचार कर सकता है। फिर भी देखते हैं कि कितना पुष्ट प्रमाण आयोग तक पहुंचता है और आयोग किन प्रश्नों का उत्तर क्या मानने के लिए बाध्य होता है। बंगले के पीछे लगा पेड़। देखिए, व्याकरण अगर दिमाग लगाया जाए कि वास्तव में क्या हो सकता है, तो जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है कि ये संज्ञा पद है, क्योंकि कोई भी पद हाईलाइट नहीं किया गया है। ज़्यादातर लोग संज्ञा पद मान भी रहे हैं, इसलिए इस पर क्या विवाद किया जाए। अगला प्रश्न, PLI स्कीम। देखिए, इसकी भाषा थोड़ा सा अटपटी है, प्रश्न विवादास्पद नहीं है। जो आयोग माना है चौथा, इसमें से कोई नहीं, वह सही है। लेकिन थोड़ा समझने में कुछ देर तो दिक्कत होती है, क्योंकि नहीं से नहीं क्रॉस करके ही पॉजिटिव हुआ जा सकता है। चौथा विकल्प थोड़ा सा आसान वह दे सकता था कि इनमें से सभी हैं। अगर वह लिखता कि इनमें से सभी हैं, तब भी वह प्रश्न सही होता। लेकिन क्योंकि ऊपर नहीं लिखा था, इसलिए उसे नहीं ही लिखना था कि नहीं को नहीं से काट करके पॉजिटिव बनाया है उसने। तो हमें नहीं लगता कि प्रश्न गलत है। फिर भी आप और अच्छे तर्क से अगर प्रस्तुत कर सकते हैं तो स्वागत है। सीकरी का अर्थ पर वाद विवाद, पता नहीं आयोग ने क्यों उसे धन मान लिया। अगर मैंने सर्च किया नेट पर, तो मुझे तो कहीं नहीं सीकरी का अर्थ धन मिला। और मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, संतन को कहा सीकरी सो काम। तो धन और चप्पल के टूटने से क्या संबंध है? आने जाने से जब चप्पल टूट रहा है, पनहिया टूट रही है, तो कहाँ आने जाने से? सीकरी आने जाने से टूटी है, मेरा तर्क है। और धन से फिट अगर बैठे तो कोई समझा दे कि कैसे धन से फिट बैठ रहा है। लेकिन काव्य का यही गुण है, काव्य वही श्रेष्ठ है जिसमें जितने लोग पढ़ें उतने अर्थ निकले। लेकिन अर्थ तर्क युक्त होना चाहिए, बस मनमाना नहीं। च वर्ग ध्वनि आयोग ने माना है, उस पर मैं भी सहमत हूँ। एक बंधु उठाते हैं च वर्ग अगर ध्वनि केवल च वर्ग पूछा जाए तो ये स्पर्श ध्वनि है। ठीक है, आप प्रमाण दीजिए, हो सकता है आयोग विचार करे। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, प्रतीकात्मक है, वर्णनात्मक है या वर्णात्मक में है? देखिए, है तो कोई नहीं इसमें से। भोलानाथ तिवारी की पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है एक अक्षरात्मक लिपि है। लेकिन एक किसी बंधु ने कोई पुस्तक बताई थी, मैं यहाँ नोट नहीं कर पाया, कि उसमें लिखा है कि यह वर्णात्मक लिपि है। अगर ऐसा है तो आप प्रमाण दीजिए। ज़्यादातर लोग इसे अक्षरात्मक लिपि मान करके और अक्षरात्मक लिपि होने के कारण चारों विकल्प गलत मान रहे हैं। मैं भी इससे सहमत हूँ। लेकिन अगर आपको पुस्तक में कहीं भी मिल गया है कि देवनागरी लिपि एक वर्णात्मक लिपि है, तो निश्चित रूप से आप भी प्रमाण दीजिए। राम सतसई, इसमें से राम सतसई की परंपरा पूछा गया है। देखिए, राम सतसई की परंपरा जो आयोग ने उत्तर दिया है वह निसंदेह सही है, क्योंकि एक बंधु लिखते हैं कि तुलसीदास की राम सतसई भी मिलती है। प्रामाणिक पुस्तकों में तो इसका नाम नहीं है। सभी लोग पढ़े होंगे तुलसीदास की रचनाएं। प्रामाणिक रचनाओं में राम सतसई नहीं मिलती है, कहीं तुलसी सतसई जरूर मिली है।
पढ़ते समय मुझे तुलसी सतसई की बात आई है, राम सतसई की नहीं। राम सतसई का नाम ही है राम सहाय में राम ने लिखा है, राम सहाय ने लिखा है, इसलिए इसे राम सतसई। जैसे बिहारी ने लिखा तो बिहारी सतसई, ऐसे राम लिखने का राम सतसई। हम लोग इसे राम के नाते राम काव्य समझ लिए, लेकिन राम सहाय के नाते राम सतसई हुई। और यह श्रृंगार की कविता है, रीतिकालीन कविता है। तो आयोग ने जो उत्तर दिया है वो ठीक है। फिर भी अपना मत दे रहा हूँ, नाराज मत होइएगा आप लोग। NIRF, यह मेरे मन में प्रश्न क्लिक किया था कि उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय 2020 के बाद बना है और 1985 के तक था। 1985 से 1920 तक इस मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। तो निश्चित है कि 2015 में NIRF की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की थी। कुछ लोगों का मत है कि यह बेतुका तर्क है, क्योंकि मंत्रालय का केवल नाम बदला है, नाम बदलने से चीज़ें नहीं बदलती। तो मैं इस पर बहुत विवाद ना करते हुए, एक लोगों ने इस चीज़ का और समर्थन किया है तो मैं इसका प्रमाण यही दूंगा। एक लोगों का और मिला, बाकी ठीक है, जैसा लोग समझे उचित है। मेथी या जीरा, नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरा तो गलत है इन सब से अलग, लेकिन फिर भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये समझ के चलिए कि जिस प्रश्न पर ज़्यादा लोग आपत्ति करेंगे और ज़्यादा प्रामाणिक प्रमाण देंगे, उस पर विचार करने के लिए आयोग बाध्य होगा। जो वहाँ पर विशेषज्ञ बैठेगा, कोई भी विशेषज्ञ इतना विशेषज्ञ नहीं हो सकता कि वह लोकतंत्र या ज़्यादा मत की बात को इनकार कर सके, वह भी तो विचार करेगा ही करेगा। इसलिए जिसे प्रामाणिक रूप से कोई उत्तर मिल रहा हो वो अपनी आपत्ति जरूर करे, और नहीं करेगा तो संख्या कम होगी तो शायद सही उत्तर भी गलत आ जाए। ऐसे में अगर आपको लगता है और आपको मिलता है तो आपको आपत्ति जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार से ये 13-14 प्रश्न जो हैं, ये हम लोगों जो आपस में डिस्कशन किए हैं उससे निकल कर आया है। बाकी रही 25 प्रश्न जो पेपर के माध्यम से आज हम लोग जाने हैं कि विद्यार्थियों ने 25 प्रश्नों पर आपत्ति उठाई है। वो कौन कौन से और हैं उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सारांशतः हम लोग ये मान सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो विवादित हैं। ऐसे में मेरिट का निर्धारण करना आसान नहीं है। जब तक आयोग उत्तर नहीं दे देता तब तक खामोश बैठना ही ठीक है। हाँ, आयोग ने जो उत्तर जारी किया था उसमें से कितना सही हुआ, इस आधार पर मेरिट सोची जा सकती है, लेकिन वह सही होगी नहीं, क्योंकि जब इतनी मात्रा में प्रश्न विवादित हों तो अगर 4-5 प्रश्न से मेरिट तो बदल जाती है। अगर 10, 12, 15 तक विवादित हैं तो मेरिट का अनुमान लगाना एकदम आसान नहीं है। और अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता, बस किसी का तुक्का बैठ जाए तो बैठ जाए। फिर भी एक लोगों ने उठाया था कि इस पर अनुमान व्यक्त करें, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आयोग इस पर सहृदयपूर्वक विचार करते हुए बहुत संवेदनशील होकर के उचित निर्णय लेगा और हम सबके हित के लिए ही कार्य करेगा। कोई फिर से आपत्तिजनक उत्तर नहीं जारी करेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपका। नमस्कार, फिर मिलते हैं।